हमने अपने पिछले वीडियो में अष्टांग योग के यम, नियम और आसनों को देखा। आइए आगे बढ़ते हैं अष्टांग योग के चौथे अंग प्राणायाम की ओर। महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम अध्याय शुरू करते वक्त लिखा है कि तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गतिर्विच्छेदयोः प्राणायाम। तस्मिन् सति यानी कि इसके बाद, यम, नियम, आसन आदि के सही तरीके से अनुपालन के बाद जब हमारा शरीर एक ही जगह पर स्थिरता पूर्वक, सुखपूर्वक लंबे समय तक बैठने के लिए सक्षम हो जाता है, एबल हो जाता है, तब श्वास और प्रश्वास की गति का विच्छेद किया जाता है, जिसे प्राणायाम कहा जाता है। प्राणायाम प्राण और आयाम दोनों शब्दों के जुड़ने से बना हुआ एक शब्द है। प्राण का अर्थ यहाँ पे जीवनी शक्ति यानी कि लाइफ फोर्स समझना है, जबकि आयाम यानी कि विस्तार या फिर नियंत्रण। प्राण यानी कि जीवनी शक्ति का विस्तार एवं नियंत्रण करने की जो क्रिया होती है उसे प्राणायाम कहा जाता है। साधारण स्थिति में चलने वाली श्वास और प्रश्वास की गति में विच्छेद करके विशिष्ट रूप से प्राण को विकसित एवं नियंत्रित करने वाली क्रिया को प्राणायाम कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि हमें क्यों अपने प्राणों को विकसित एवं नियंत्रित करना चाहिए। तो योग का जो मुख्य लक्ष्य है वो चित्त वृत्ति निरोध बताया गया है। योगस्तु चित्त वृत्ति निरोधः। इस चित्त वृत्ति का हमारे प्राण के साथ गहरा संबंध बताते हुए शास्त्रों में लिखा है कि चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्। यानी कि जब वात यानी कि प्राण वायु जब अस्थिर होता है, चल होता है, तब हमारी चित्त वृत्ति भी अस्थिर एवं चल होती है। जबकि यही प्राण जब निश्चल रूप से बहता है, तब हमारे चित्त की जो वृत्तियां होती है वो भी निश्चल एवं स्थिर हो जाती है। ताकि हमारी चित्त वृत्ति या मनोवृत्ति को नियंत्रित करना ज्यादा दुष्कर होता है, हमें सबसे पहले अपने प्राणों को नियंत्रित एवं जीतना चाहिए। प्राणों को जीतने से या तो फिर प्राणों को नियंत्रित करने से चित्त वृत्ति अपने आप ही नियंत्रित हो जाती है। इसी आधारभूत सिद्धांत पर प्राणायाम की विभिन्न प्रक्रियाओं का उद्भव एवं विकास हुआ है। दूसरा, प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य जो है वो शरीर में फैली हुई 72,000 नाड़ियों का शुद्धिकरण भी है, जिससे कई सारी शारीरिक और मानसिक व्याधियों से मुक्ति पाना सरल हो जाता है। प्राणायाम के निरंतर अभ्यास से हमारा मन जो है वो स्थिर, शांत और निश्चल होता है, जिससे कि योग की जो बाकी की साधना है वो हम निर्विघ्न रूप से कर पाते हैं। आधुनिक विज्ञान भी हमारे ब्रीदिंग और माइंड की एक्टिविटी के बीच में इंटरकनेक्शन होने की बात को पुष्टि देता है। अनकंट्रोल ब्रीदिंग से हमारी जो माइंड की एक्टिविटीज है या तो फिर हमारे जो थॉट्स है वो भी अनकंट्रोल हो जाते हैं। इसी तरह हमारे मन के सकारात्मकता और नकारात्मकता के प्रभाव से ब्रीदिंग पैटर्न में भी उतार और चढ़ाव देखने को मिलता है। डीप ब्रीदिंग या योगिक ब्रीदिंग से हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे कि हमारे छोटे से छोटे सेल में न्यूट्रिएंट्स का एब्सॉर्प्शन बढ़ता है। वहां से जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको बाहर निकालने में सहायता मिलती है और ओवरऑल सभी अंगों की कार्य प्रणाली में सुधार आने से कई मानसिक और शारीरिक बीमारियों से मुक्ति पाई जा सकती है। योगिक ब्रीदिंग जो है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को भी स्टिम्युलेट करता है। पीएनएस के स्टिम्युलेशन की वजह से कई पॉजिटिव इफेक्ट हमारे बॉडी और माइंड पर देखने को मिलती है, जैसे कि कोर्टिसोल, एपिनेफ्रिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन का लेवल जो है वो कम होता है और सेरोटोनिन, डोपामिन जैसे गुड फीलिंग या फिर हैप्पी फीलिंग देने वाले केमिकल्स का लेवल जो है उसकी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। पीएनएस एक्टिवेट होने की वजह से हमारा हार्ट रेट कम होता है और ब्लड फ्लो जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम की ओर बढ़ता है, जिसकी वजह से हमारा जो डाइजेशन है वो इम्प्रूव होता है और हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। इन शॉर्ट, प्राणायाम या योगिक ब्रीथिंग से हमारा माइंड जो है वो कूल और काम रहता है। हमारी क्रिएटिविटी, कंसंट्रेशन, डिसीजन मेकिंग पावर, स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल आदि बढ़ते हैं। प्राणायाम के हमारे मन एवं शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव को जानने के बाद आइए देखते हैं प्राणायाम के प्रकार को। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में प्राणायाम के 8 प्रकार बताए हैं। सूर्यभेदन, उज्जायी, शीतली, शीतकारी, भ्रामरी, भ्रसरिका, मूर्छा और प्लाविनी।
कपालभाति और अनुलोम विलोम को प्राणायाम न गिनते हुए उन्हें नाड़ी शोधन क्रिया कहा गया है। लेकिन आजकल कपालभाति और अनुलोम विलोम को भी प्राणायाम के स्वरूप में ही जाना जाता है। हम इन सभी प्राणायाम और नाड़ी शोधन क्रियाओं को एक एक करके डिटेल में जानेंगे। फिलहाल हम योग से जुड़ी हुई कुछ परिभाषाएं, मुद्राएं और बंध के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं पूरक, रेचक और कुंभक को। योगिक परिभाषा में पूरक यानी कि सांस को अंदर खींचना, इनहेलेशन, और रेचक यानी कि सांस को बाहर निकालना, एक्सेलेशन, जबकि सांस को रोके रखने की स्थिति को कुंभक कहा जाता है। कुंभक दो प्रकार के होते हैं, आंतर कुंभक और बाह्य कुंभक। जब हम सांस को अंदर खींच के अंदर ही उसे रोक के रखते हैं या होल्ड करके रखते हैं, तब उसे आंतर कुंभक कहा जाता है। जबकि सांस को बाहर निकाल के यानी कि रेचक के बाद जब हम सांस को अंदर आने से रोकते हैं यानी कि सांस को बाहर ही रोके रखते हैं, तब उसे बाह्य कुंभक कहा जाता है। शास्त्रों में पूरक, रेचक और कुंभक का एक निश्चित अनुपात बताया गया है जो 1:4:2 का होता है। यानी कि यदि हम पूरक जो है वो 2 सेकंड करते हैं तो हमारा कुंभक जो है उसकी समयावधि 8 सेकंड और रेचक की समयावधि 4 सेकंड हो जाती है। ये एक आदर्श अनुपात है। बिगिनिंग लेवल में ये कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। हमें पूरक और रेचक दोनों ही समान मात्रा में करते हुए अभ्यास को आगे बढ़ाना है और धीरे धीरे 1, 4 और 2 का फॉर्मूला अप्लाई करना। प्राणायाम मन को शांत एवं निश्चल बनाने वाली क्रिया है, इसलिए हमें प्राणायाम के दौरान हमारे बॉडी में कोई फोर्स नहीं करना है। हम सहज रूप से जितना पूरक कर सकते हैं पहले हमें उसी से शुरुआत करनी है और धीरे धीरे हमारी लंग कैपेसिटी को बढ़ाते हुए हमें समय अवधि को बढ़ाते रहना है। अब देखते हैं प्राणायाम से जुड़े हुए बंध के बारे में। बंध 3 प्रकार के होते हैं, मूल बंध, जालंधर बंध और उड्डयन बंध। ये बंध जो होता है वो एक प्रकार से मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी कि हम शरीर के कुछ हिस्से को लॉक करते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसी को बंध कहा जाता है। बंध के बारे में आगे हम डिटेल में जानेंगे, लेकिन फिलहाल इतना समझ लीजिए कि मूल बंध जो होता है उसमें हम अपने पेल्विक फ्लोर के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जालंधर बंध में हम अपने थ्रोट को लॉक करते हैं और उड्डयन बंध में हम अपने एब्डोमेन को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उसको रिब केज की ओर खींचते हैं। इन तीनों बंधों को बांधकर हम अपनी प्राण रूपी जो ऊर्जा है उसका फ्लो जो है वो बाहर निकलने से रोकते हैं और उसका जो फ्लो है उसे हम पुश करते हैं अपनी स्पाइनल कॉर्ड की तरफ यानी कि सुषुम्ना नाड़ी की तरफ। और जब ये प्राण ऊर्जा जो है वो सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित होती है तब हमारे 7 जो चक्र होते हैं जो सुषुम्ना में स्थित होते हैं वह गतिमान होते हैं और जिसकी वजह से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। ये जो कुंडलिनी शक्ति है उसे हम एक्सपांशन ऑफ कॉन्शियसनेस कह सकते हैं। प्राणायाम के दौरान पूरक करते वक्त हमें सबसे पहले मूल बंध बांधना होता है। उसके बाद जब हम प्राण को अंदर रोकते हैं यानी कि श्वास को, ब्रीथ को होल्ड करते हैं, तब हमें जालंधर बंध लगाना होता है और कुंभक की अवस्था में ही जालंधर बंध के बाद हमें उड्डयन बंध लगाना है। फिर रेचक करते वक्त हमें सबसे पहले उड्डयन बंध को रिलीज करके जालंधर बंध को रिलीज करना होता है। मूल बंध को हमें संपूर्ण प्राणायाम की क्रिया के दौरान बनाए रखना है। बंधों के साथ किया हुआ प्राणायाम हमारी चेतना के लेवल को बहुत ही उच्च शिखर तक ले जाता है। अब देखते हैं प्राणायाम से जुड़ी हुई कुछ मुद्राओं के बारे में। प्राणायाम के दौरान हमारे नोस्ट्रिल्स को बंद करने के लिए हम जो मुद्रा इस्तेमाल करते हैं उसे प्रणव मुद्रा कहते हैं। प्रणव मुद्रा में हमारी जो पहली 2 उंगलियां होती है उसको हमें मोड़ना होता है और बाकी की जो उंगलियां होती है यानी कि हमारी कनिष्ठिका और हमारी अनामिका उंगली, इन दोनों उंगलियों को हमें सीधा रखना है और अंगुष्ठ को भी सीधा रखना है। इस मुद्रा के लिए हमें अपना राइट हैंड इस्तेमाल करना है। राइट नोस्ट्रिल को बंद करने के लिए हम अपना राइट जो थंब है उसे अपने नोस्ट्रिल पर ऐसे रखते हैं नेजल बोन के नीचे की ओर और जब हमें अपना लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद करना होता है तब हम अपनी पिछली दोनों उंगलियों से लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करते हैं ऐसे। कपालभाति, शीतली, शीतकारी या तो फिर मूर्छा प्राणायाम के दौरान जब हमें नोस्ट्रिल को बंद करने की आवश्यकता नहीं होती है तब हमारे जो हाथ होते हैं उसको हमें ज्ञान मुद्रा में, चीन मुद्रा में या तो फिर ध्यान मुद्रा में रखना होता है।
ज्ञान मुद्रा बनाने के लिए हमारी जो इंडेक्स फिंगर होती है उसकी टिप्स को हमें हमारे थंब के साथ टच करवाना होता है और बाकी की जो उंगलियां होती है वो सीधी रहती है। इस तरह से मुद्रा धारण करके जब हम अपनी हथेलियों को अपने घुटनों पर रखते हैं इस तरह से, तब उसे ज्ञान मुद्रा कहते हैं। जबकि यही मुद्रा यदि हम ऐसे करते हैं तो वो चीन मुद्रा कहलाती है। ऐसा कहा जाता है कि जब हम प्राणायाम सूर्य की उपस्थिति में करते हैं तब हमें ज्ञान मुद्रा धारण करनी चाहिए और सूर्य की अनुपस्थिति में जब हम प्राणायाम करते हैं तब हमें चीन मुद्रा धारण करनी चाहिए। तीसरी होती है ध्यान मुद्रा। उसमें हम एक हथेली पर अपनी दूसरी हथेली को रखते हैं और अपने दोनों अंगुष्ठ के टिप्स को एक दूसरे के साथ ऐसे मिलाते हैं। इस तरह से ध्यान मुद्रा को बनाते हुए हम अपने दोनों हाथों को अपनी जंघा के बीच में यानी कि पैरों के बीच में रखते हैं, जो ध्यान मुद्रा कहलाती है। प्राणायाम हमें साफ सुथरी, शांत और खुली जगह में करना चाहिए। प्राणायाम हम सुखासन, वज्रासन या फिर पद्मासन में बैठ के कर सकते हैं। प्राणायाम के दौरान अनिवार्य रूप से हमें अपनी स्पाइन को सीधा रखना होता है। यदि हम सुखपूर्वक नीचे नहीं बैठ सकते तो हम कुशन का यूज भी कर सकते हैं। यदि आप नीचे नहीं बैठ सकते तो आप चेयर पर बैठकर भी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी स्पाइन जो है उसको सीधा रखना है। हमें शांत मन और विचार रहित होकर प्राणायाम में प्रवृत्त होना है। प्राणायाम की सिद्धि के लिए दृढ़ विश्वास से उसमें प्रवृत्त होना अनिवार्य है, तभी हम प्राणायाम के सभी लाभों को प्राप्त कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, प्राणायाम के बारे में यदि आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो हमें ज़रूर से लिखिए। हम अवश्य ही आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। योग के दूसरे अंगों के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ ओम योगा एंड आयुर्वेदा में। नमस्कार।